हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर है आपका डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग देखते हैं और ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर आपके 7 मार्क्स पे आएगा बोर्ड एग्जाम से। और पहले हम इस चैप्टर से सारे जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। पहले लेक्चर में हम डी ब्लॉक के सारे जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में रखे कहाँ कहाँ हैं, किस किस ग्रुप से किस ग्रुप तक आते हैं, आइए हम तो देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले पॉइंट हम देखेंगे। पहला दिया गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 से ग्रुप 12 तक आपका रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। अगर मैं बात करूं, अगर ये पीरियोडिक टेबल है, एक जनरल एक ग्राफ बना लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। यहाँ ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, हाँ, जो कि डी ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फील्ड होता रहेगा, हाँ, इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स में। 4 लॉन्ग पीरियड्स पाए जाते हैं सर। कितने पीरियड पाए जाते हैं? 4 लॉन्ग पीरियड पाए जाते हैं। ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ रखा गया है? ए ब्लॉक एलिमेंट्स 4f और 5f ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, हाँ। फिर ये रखा कहाँ गया है? पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है। पीरियोडिक टेबल के कहाँ रखा गया है? नीचे, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर क्या बोला गया है? इस टी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इतना ध्यान रखिएगा। और हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स के यूज बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ ही गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक पाया जाता है। और पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो 4f और 5f ऑर्बिटल उसमें फिल किए जाते हैं और पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखे गए? बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। इतना याद रखिएगा। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या करना चाहता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले हम स्टडी करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेनली, ये कहाँ पर इसमें 4 सीरीज पाए जाते हैं। कितने सीरीज पाए जाते हैं? 4 सीरीज। फर्स्ट सीरीज में क्या होता है आपका ना, ये आप इस फर्स्ट सीरीज को हम लोग 3D सीरीज के नाम से जानते हैं। इसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आता है। कितने एलिमेंट आते हैं? स्कैंडियम से जिंक तक आता है। ध्यान रखिएगा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और 21 से लेकर 30 तक आता है, यानी 30 एटॉमिक नंबर किसका होता है? जिंक का। किसका होता है? जिंक का होता है। क्लियर? तो जिंक में ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ये आपका इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में आता है, यानी 3D सबसेल में आता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। 4D सीरीज में क्या आता है? एट्रियम से लेकर कैडमियम तक, एट्रियम से लेकर के कैडमियम तक आता है, इसे हम लोग सेकंड सीरीज के नाम से जानते हैं। फिर आ गए 5D सीरीज में। 5D सीरीज में आपका कौन आता है? लेंथेनम। फिर लेंथेनम के जस्ट बाद हफनियम आता है, हफनियम। फिर उसके बाद हफनियम से मर्क्यूरी तक आता है, यानी एटॉमिक नंबर 72 से 80 के बीच में। इस सीरीज को हम लोग कौन सी सीरीज बोलते हैं? 3D सीरीज के थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं। फिर 6D सीरीज में कौन आता है? एक्टिनियम आएगा। फिर रदरफोर्डियम से कॉपरनीसियम तक आता है, इसे हम लोग फोर्थ सीरीज के नाम से जानते हैं। मतलब कि आपका जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो 4 सीरीज में रखे गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सीरीज में आपका स्कैंडियम टू जिंक आता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आता है आपका क्या आता है? एट्रियम टू कैडमियम। उसके बाद लेंथेनम 3D सीरीज, यानी थर्ड सीरीज में आता है आपका आता है लेंथेनम आता है। लेंथेनम के जस्ट बाद कौन आता है? हाफनियम। हाफनियम टू जिंक, सॉरी, मर्क्यूरी। और उसके बाद एक्टिनियम। फिर उसके बाद रदरफोर्डियम से कॉपरनीसियम तक आता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक में 4 सीरीज होते हैं। इन चारों सीरीज में पहले वाले सीरीज को 3D सीरीज, सेकेंड वाले को 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें आपके कितने सीरीज आ गए? डी ब्लॉक में 4 सीरीज के नाम से आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसमें? डिफिनीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है? एक्चुअली में ट्रांजिशन एलिमेंट वो उस एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनका डी ऑर्बिटल क्या इनकम्प्लीटली डी फील्ड हो,
डी सबसेल क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल होता है या तो न्यूट्रल स्टेट में या तो उनके आयन ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल होता है या तो न्यूट्रल फॉर्म में इनकम्प्लीट फिल्ड हो या तो उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से आता है। जैसे स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम, तो अगर हम स्कैंडियम लेते हैं, स्कैंडियम 2+ ले लेते हैं, हाँ, और स्कैंडियम क्या लेते हैं, सिर्फ स्कैंडियम। इसका कार्बनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे, इसका कार्बनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, आर्गन 3d1 4s2, ये 4s2 है, ये 2+ हो गया, इसमें क्या करोगे 4s0, मतलब 4s वाला नहीं रहेगा, तो इसका डी सबसेल देखो क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे +2 पे +3 करेंगे तो 3d0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3d0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम स्कैंडियम की बात करें तो इसका भी क्या होगा, आर्गन, आर्गन 3d1 और 4s2 हो जाएगा, तो इसका भी देखो डी सबसेल क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे एलिमेंट जिनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे या न्यूट्रल स्टेट में उनका डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा नोट वाला ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को ग्रुप 12 एलिमेंट है, इनका डी सबसेल क्या होता है, फुली फिल होता है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी क्या होता है, इनका डी सबसेल फुली फिल होता है, और डी सबसेल फुली फिल होने की वजह से ग्राउंड स्टेट में भी और एज वेल एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, इसलिए इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। जिंक को, कैडमियम को और मर्क्यूरी को ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से नहीं जाना जाता है। क्यों नहीं जाना जाता है, क्योंकि इनका डी सबसेल फुली फिल्ड होता है। डी सबसेल क्या है, यहाँ पे फुली फिल्ड है इनका डी सबसेल, तो डी सबसेल फुली फिल होने की वजह से इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से नहीं जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पढ़े, अब आते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 डी से लेकर के 10 तक, D1 से लेकर 10 तक और 1 से लेकर 2 तक होता है। फिर वह पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिनका यस में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। यस में 5 यस क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, इसके पहले हम लोग क्या लेते हैं, नोबल गैस ले सकते हैं। इसके पहले क्या लेंगे, नोबल गैस। क्लियर। तो आइए कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करते हैं। इसका ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जो एक्सेप्शनल वाले होते हैं, जिसमें एस में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब NS1 वाले इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट को हम देखेंगे जिसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी इसमें 0 होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक सा ट्रिक है, एनसीसी में एनसीसी में तेरी तेरी री रिपोर्ट आ आएगी, आएगी। एनसीसी में तेरी री रिपोर्ट आएगी। एक एन का मतलब यहाँ पे न्यूबियम है, सी का मतलब यहाँ पे क्रोमियम है, एक सी का मतलब है कॉपर, इसका है मॉलिब्डेनम, टेरी का मतलब है टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहोडियम, पोर्ट में यहाँ पे आएगा पैलेडियम, पैलेडियम के बाद क्या आता है, सॉरी पोर्ट में आता है आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा, एयू आ जाएगा और एजी आ जाएगा। इन सब में एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसमें क्या करना है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा। फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे एलिमेंट में एस में हमको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा, बाकी एस में क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। क्लियर। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनएस, इसका एक ट्रिक है, एनसीसी में तेरी री रिपोर्ट आएगी। क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, एन का मतलब न्यूबियम है, क्रोमियम है, सी कॉपर है,
में मतलब मोलिब्डेनम, तेरी मतलब टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, प्लेटिनम। आ का मतलब है यहाँ पे Au और आएगी का मतलब क्या है यहाँ पे Ag। Ag तो एनसीसी में तेरी री रिपोर्ट आएगी। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने से पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट किस पीरियड के लिए आएगा, कौन से एलिमेंट कैसे करेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे? ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? नोबल गैस है, n-1 है, d 1 से लेकर के 10 तक भरेंगे, ns1 1 से लेकर 2 तक करेंगे। तो आइए कौन कौन से एलिमेंट है उसको बात करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हम पहले ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट लेते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 वाले एलिमेंट को लिखते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये ग्रुप 1 वाले एलिमेंट है। ग्रुप 18 में कौन आता है? हीना, नीना, हीना, नीना और करीना। करीना बोले तो क्रिप्टॉन ना। फिर उसके बाद कौन आएगा? जेनान, हीना, नीना, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और कौन आएगा? रेडॉन। उसके बाद कौन आता है? ऑर्गेनेशन यानी ओजी। ये ध्यान रखना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम कितना होता है? 2। क्लियर? याद रखना है। इसका क्या होता है? इसका 3 होता है, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55, इसका कितना होता है? 55 और इसका होता है 87। इसका कितना होता है? 87। कितना होता है इसका? 87। अब देखो क्या होता है, नियान में कितना होता है? 10 होता है। ध्यान देना, यहाँ पे 11 है ना, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? देखो यहाँ पे 19 है, इसमें से एक कम कर देना है, आपको 18 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। यहाँ कितना है? 36, 37, यहाँ पे कम कर दोगे 36 कर दो भाई। क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर? कितना होगा? 55 है। क्या हो जाएगा? 54। यहाँ कितना हो जाएगा? रेडान। रेडान की अगर मैं बात करूँ तो रेडान में यहाँ पे कितना आ जाएगा? रेडान पे देखो यहाँ पे 55 है ना, यहाँ 55 है। यहाँ पे देखो 87 है, 87 में से एक कम कर दो, क्या हो जाएगा? 86। यहाँ हो जाएगा 118। ये एलिमेंट है, क्या है आपके? ये ग्रुप 1 वाला एलिमेंट है, ये ग्रुप 18 वाला एलिमेंट है। ग्रुप 1 वाला एलिमेंट है, ये ग्रुप 18 वाला एलिमेंट है। आया समझ में? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। ये पीरियड नंबर, ये सब जो एलिमेंट होते हैं, ये पीरियड नंबर आपका 1 का है, ये पीरियड नंबर 2 का है, ये पीरियड नंबर 3 का है, ये जो एलिमेंट है पीरियड नंबर 4, ये 5, ये 6, ये क्या है? 7। इसके लिए हम लोग n की वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ? अब थोड़ा ध्यान रखना है सर। तो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पीरियड नंबर 4 से। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। इसके लिए n की वैल्यू हम 4 से स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसके हेल्प से हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक जनरल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक का अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो याद रखिएगा, पहले हम लिखेंगे नोबल गैस। क्या लिख देंगे? नोबल गैस। नोबल गैस लिखने के बाद क्या लिखेंगे? n-1, D1 से कितना था? 10, फिर NS2, NS1 से 2 तक, 1 से क्या करना है? 2 तक रखना लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया ये? क्लियर हुआ? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। अब एटॉमिक नंबर, इसके लिए n की वैल्यू ध्यान रखना है। इसके लिए n की वैल्यू क्या करना है? 4। ये n की वैल्यू है। जैसे अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं एटॉमिक नंबर 21। 21 क्या है? एटॉमिक नंबर 21।
21 किसका होता है? स्कैंडियम का। 21 किसका होता है? स्कैंडियम का। तो इसके पहले देखो यहाँ पे Mg का मतलब यहाँ पे नोबल गैस है। Mg का मतलब यहाँ पे क्या है? नोबल गैस। तो इसके पहले नोबल गैस कौन सा है? इसके पहले नोबल गैस है आपका आर्गन। देखो कैसे जानेंगे? अब यहाँ देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 21। अब ये 21 वाला एटॉमिक नंबर किसके रेंज में है? देखो 19 से लेकर के 36 है। ये 90 से लेकर 36 मतलब 21 इसके रेंज में आएगा। इसके रेंज में आएगा ना। अभी जब इसके रेंज में आ गया तो इसके पहले वाला नोबल गैस कौन है? 18। ये देखो नोबल गैस है। ये कौन सा है आपके? ग्रुप 18 वाले। यहाँ पे हम समझ जाइएगा, ये ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट है वो नोबल गैस माने जाते हैं। तो जो 21 वाला एटॉमिक नंबर वाला है, 21 19 से 36 के बीच में ही 21 आएगा। तो इसके पहले इसके ऊपर वाले एक एलिमेंट को नोबल गैस माना जाता है। इसके पहले नोबल गैस कौन है? 18 है। इसके पहले नोबल गैस 18 रख देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे आर्गन। आर्गन मतलब कि आप 18 नंबर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके। उसके बाद क्या आएगा? अभी देखो ये किस पीरियड में रखा गया है? ये किस पीरियड में रखा गया है? ये पीरियड नंबर 4th में रखा गया है। किसमें है? पीरियड नंबर 4th में। तो एन की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे? 4। एन की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे? 4। 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3। 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3। और यहाँ जाएगा 3d। क्या लिख दिए? 3d। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान देना। अब आएगा एन की जगह क्या रखोगे? 4। क्या लिख दीजिए? 4s। अब आपको क्लियर करना होगा कि सर एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा कि क्या स्कैंडियम एक्सेप्शनल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए क्या क्या स्कैंडियम इसमें है? स्कैंडियम इसमें नहीं है। अगर स्कैंडियम इसमें होता, इनमें, इस ट्रिक में, तो समझना एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरते? 1। लेकिन स्कैंडियम नहीं है तो क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे। अगर इसमें से कोई एलिमेंट मैच किया तो समझ आना उसमें हमको 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा। किसमें? एस सबसेल में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? स्कैंडियम नहीं था, इसलिए एस में कितना भरोगे? 2। इसका देखो 18 एटॉमिक नंबर होता है 80, और 18 2 कितना हो जाएगा? 20। तो हमको लाना 21। तो एक बचा ना, तो ये क्या रख दोगे इसमें? इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्या? 3d14s2। 3d14s2 किसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये स्कैंडियम का। किसका है ये? स्कैंडियम का। अब आइए ध्यान दीजिएगा इसमें। अब आपको ध्यान देना होगा, अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर हम लेते हैं क्रोमियम। एक एलिमेंट है क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर है 24। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 24। तो 24 का अगर आपको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, बोर्ड एग्जाम में आपका एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, लेकिन एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखना होगा। देखो ध्यान देना, 24 किसके रेंज में है? 24 का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 से लेके 36 के रेंज में है। तो 19 से 36 के रेंज में, इसके पहले आप ध्यान देना, इसके रेंज में है ना, तो इसके पहले वाले देखो करो वो एलिमेंट कौन सा है? 18। इसके पहले नोबल गैस कौन सा है? 18। तो यहाँ पे लिख दोगे आर्गन। आर्गन है दिए, मतलब आप एटॉमिक नंबर 18 तक कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर आप 18 तक कर चुके हैं। क्लियर हुआ? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करोगे? अब क्रोमियम किसके रेंज में है? यहाँ पे। इसके लिए एन की वैल्यू क्या रखोगे? 4। इसके लिए एन की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? 4। अब यहाँ पे क्या रख दिए? 4। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ पे डी हो गया, डी से लिख दो। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? 4। एन की जगह पे क्या रखोगे? 4। यहाँ हो जाएगा एस। अब देखो क्या क्रोमियम एक्सेप्शनल वाले में है? क्या क्रोमियम देखो एक्सेप्शनल में है? जी है, क्रोमियम एक्सेप्शनल वाले में है। तो एस में कितना टर्म भरोगे? 1। एस में कितना टर्म फिल करेंगे आप? यस में टर्न करोगे 1। तो 18 और कितना हो गया? 1, 19 हो गया। अब 19 आ गया, अब हमको लाना कितना? 24। तो 19 में 5 अगर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 24 आ जाएगा ना। तो डी में कितना फिल कर देना आपको? 4 रिटर्न फिल कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से रिटर्निंग कन्फिगरेशन किया गया। चलिए एक रिटर्निंग नंबर लेते हैं हम लोग प्लेटिनम का। किसका लेते हैं? प्लेटिनम। प्लेटिनम प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 78 होता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो 78 किसके रेंज में आएगा? तो ध्यान दीजिएगा 78 देखो 55 से लेकर के 86 के बीच में आएगा 78। तो इसके पहले नोबल गैस कौन सा होगा? जेनॉन। इसके पहले नोबल गैस कौन सा होगा? जेनॉन। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो नोबल गैस आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? जेनॉन हो जाएगा। इसके पहले जो नोबल गैस आएगा वो हो जाएगा जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जेनॉन का एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पे लिखे हैं 54 होता है। कितना होता है? 54 तक कर चुके। 54 तक कर चुके। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ध्यान ये रखना है
कि एटॉमिक नंबर 72 से लेकर के 80 के बीच में अगर आएगा जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ध्यान देना उसमें हमको 4f ऑर्बिटल लेके करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4f ऑर्बिटल। 4f में कितना बनना होगा? 15। 4f14, यहाँ पर देंगे 4f14, तो जेनान 54 प्लस 14 अभी ऐड करते रहना, ध्यान देना। अब ये जेनान किस पीरियड का एलिमेंट है? सॉरी, प्लेटिनम। प्लेटिनम आपका 6 पीरियड का एलिमेंट है। किस पीरियड का एलिमेंट है? 6 पीरियड का। तो 6 एन की जगह क्या रखोगे यहाँ पे? 6। जब एन की जगह पे 6 रखोगे तो 6 माइनस 1 होगा। 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 करोगे तो हो जाएगा 5d। 5d अभी डी में सबसे लास्ट में फिल करना है। अब क्या लिखोगे यहाँ पे? एन की जगह 6 रखोगे तो 6s हो जाएगा। क्या देखो प्लेटिनम, क्या प्लेटिनम देखो एक्सेप्शनल में है? जी, प्लेटिनम एक्सेप्शनल में है, तो एस में कितना भरोगे? 1। एस में कितना फिल करेंगे आप? 1 फिल कर देंगे। एस में कितना फिल कर देंगे? 1। क्लियर हुआ? अब 1 भी ऐड कर दोगे यहाँ पे। अब आपको लाना कितना है? आपको लाना है कितना? 78। 78 लाना, देखो 4 4 8 9, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 69 हो गया। अब हमको लाना है 78। अब 78 में कितना ऐड करोगे? इसमें से ये नंबर 78 में से 69 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। तो देखो ध्यान देना, ये आपका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? प्लेटिनम का। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया प्लेटिनम का। तो ये चीजें याद रखना है कि अगर ये आपको याद रहेगा एटॉमिक नंबर, तो आप पता कर लेंगे कि कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया। और दूसरा चीज ये आपको ये ध्यान रखना है कि टॉनिक कन्फर्मेशन कैसे करेंगे। तो आइए, हमको लग रहा है आपको समझ में आ ही गया होगा कि टॉनिक कन्फर्मेशन कैसे किया गया। क्लियर? ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, ये पीरियड नंबर को बताता है। तो आपको ये रेंज चेक करना है किसके रेंज में आ रहा है। जिसके रेंज में आएगा वो एन की वैल्यू वहां पे रखना है आपको। तो इसके पास जिसके रेंज में आएगा उसके पहले वाले ऊपर देखो कि वो कौन सा नोबल गैस है। जैसे प्लेटिनम 78 है प्लेटिनम में, तो प्लेटिनम इसके रेंज में आएगा। प्लेटिनम इसके रेंज में आएगा, तो इसके ऊपर कौन सा है? जेनॉन। जेनॉन क्या हो गया आपका? नोबल गैस हो गया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे। और ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा ना। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल प्रॉपर्टी से ही आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जनरल प्रॉपर्टीज में डी ब्लॉक एलिमेंट देखने में कैसे लगते हैं, होते कैसे हैं। पहला नंबर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले नंबर किसकी बात करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला गया है कि नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे यहाँ पे बात किया गया है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके हाई टेंसाइल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मलिएबल होते हैं, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है इन सब में। और और क्या होता है? मेटेलिक लस्टर यानी शाइनिंग भी करते हैं। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, सब शो करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट, उनका हार्ड होते हैं और लो वोलेटाइल होते हैं। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो हार्ड होते हैं और लो वोलेटाइल होते हैं। लेकिन 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 सबसे ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है इन सब में जिंक, कैडमियम, मरकुरी आपका सॉफ्ट होता है। जिंक, कैडमियम, मरकुरी क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम बताएंगे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो डी सबसेल होता है वो फुली फिल होता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो सबसेल होता है वो क्या होता है? फुली फिल होता है। D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। क्या होता है इसका? D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। D10 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये मेटेलिक बॉन्ड बना नहीं पाते, और मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाते जिसकी वजह से इनका मेटेलिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। और मेटेलिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो ये क्या होते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये सॉफ्ट हो जाते हैं। क्लियर? ये क्या हो जाते हैं आपके? सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो सॉफ्ट होते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी। मरकरी आपको अच्छी तरह से पता है रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ये तो समझ में आ ही गया होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे, देखो ये तीसरा पॉइंट क्या बोला है? एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, कोवेलेंट bond between the atoms are accepted to increases. Now chromium, molybdenum and
टंगस्टन, ये सब ऐसे एलिमेंट होते हैं इनके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इनके पास अनपेक्टन ज्यादा होते हैं और अनपेक्टन ज्यादा होने की वजह से इनका बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाती है और बॉन्डिंग मजबूत हो जाता है तो ये सब क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं। देखो इनके पास अनपेक्टन क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ, और ये कोवैलेंट शेयरिंग करने की प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, इनके शेयरिंग करने की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बढ़ जाती है। कौन कौन सा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। आप इसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं, क्रोमाटन, क्रोमाटन। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की कहानी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिर से एक बार बता देता हूँ कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या होते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो तो करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। इनकी वोलेटिलिटी क्या होती है ना, इनकी वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल होता है ट्रांजिशन डी ब्लॉक के जो सॉफ्ट होते हैं, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्यों पूछेगा, क्यों, क्योंकि बता देंगे ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइए हम लोग बात करते हैं आगे, पॉइंट क्या करना चाहता है ना। आगे पॉइंट बोला गया कि मैग्नीशियम, देखो ध्यान देना, अभी बात करते हैं कि एमएन की। अभी हमने बताया कि क्रोमियम, 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 मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इनके पास हाईएस्ट अनपेल्टन होता है और अनपेल्टन होने की वजह से इनके पास बॉन्डिंग थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन मैग्नीशियम की अगर मैं बात करें तो मैग्नीशियम के पास क्या होता है, B5 होता है, इसके पास भी तो अनपेल्टन है। लेकिन ये क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैग्नीशियम का लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ऐसा क्यों भाई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना चाहिए, इसके पास अनपेल्टन है, बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा थोड़ी समझ में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसके केस में, मैग्नीज के केस में। अभी ग्राफ से समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों, इसका एक जो स्ट्रक्चर होता है ना मैग्नीज का, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से मेटेलिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड सही से बना नहीं पाता है। और सही से न बनाने की वजह से क्या होता है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मैग्नीज का क्या होता है, कम हो जाता है। आगे दिया गया है द अब्सेंस ऑफ, यही पॉइंट बोला गया, जिंक में मरकरी में डी सबसेल होता है, अनपेल्टान नहीं होता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और लो होने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि डी ब्लॉक का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सॉफ्ट होते हैं, तो कौन सा एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्यों, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सुना गया। आगे देखिएगा क्या बोला गया है, तो 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, कहाँ तक बढ़ेगा, क्रोमियम तक, फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। ये आर्डर है आपका मेल्टिंग पॉइंट का, देख सकते हैं आप ना। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं इसके ग्राफ की। इसके ग्राफ की बात करते हैं, देखिए ये रहा आपका ग्राफ मेल्टिंग पॉइंट का। तो देखो ये आपका 3D सीरीज वाले एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का है और ये किसका है, 5D सीरीज का। देखो क्रोमियम का, मैग्नी, मोलिब्डेनम का और टंगस्टन का बहुत ज्यादा है, लेकिन देखो मैग्नीज का क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसका क्या हो गया, इसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या होता है, कम हो जाता है। पहले देखो बढ़ रहा है, फिर क्या होने लगा, घट रहा है। तो वही सबसे कम देखो किसका दिया गया, इन सबका, जो न पीरियड में पहले सबसे लास्ट में रखे गए, मतलब क्या, जो इनका एटॉमिक नंबर है। तो यही बोला गया है कि देखो इसमें बोला गया कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड में बढ़ते जाएंगे, पहले क्रोमियम तक क्या होगा, बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होने लगेगा, घटेने लगेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन होता है। इसीलिए हम लोग बल्ब के फिलामेंट में कौन सा मेटल का यूज करते, कौन सा वायर यूज करते हैं, टंगस्टन का वायर यूज करते हैं। कौन सा वायर यूज करते हैं, टंगस्टन का। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेरे बहादुर बच्चों ध्यान दीजिए, इससे भी क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यानी ट्रांजिशन मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों होता है। तो आइए इसी बात को समझते हैं। पहले एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पर। देखो ये है मेटल का कोई क्रिस्टल, डी ब्लॉक का कोई क्रिस्टल है, यहाँ पे एनर्जी दिया गया, इसके फॉर्म में थर्मल एनर्जी दिया गया ना। ये क्या किया, थर्मल एनर्जी लिया और हीट को एब्जॉर्ब किया। देखो सभी मेटल इसमें क्या हो गए, अलग हो गए। किस फॉर्म में हो गए, गैसियस फॉर्म में। किसके फॉर्म में हो गए, ये गैसियस फॉर्म में। ये सॉलिड स्टेट में था, मतलब कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस को जो सॉलिड के फॉर्म में होता है और उसको गैसियस स्टेट में बदलने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो यहाँ बीच में मेटेलिक बॉन्ड बना है ना सबके बीच में, अब ये मेटेलिक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, सभी मेटल अलग अलग हो गए।
और सभी मेटल जब अलग अलग हो गए, जितना हिट दिया गया अलग करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो आइए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। अब इसको हम पढ़ते हैं। डी ब्लॉक मेटल्स हैज वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अभी हमने बताया क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनता क्यों है? इसलिए बनता है क्योंकि उनके बीच में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से बॉन्डिंग बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि इन सीरीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं सीरीज में, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट इंक्रीज, पहले बढ़ेगा, फिर देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, फिर घटना शुरू हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है? द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड्स ऑन द इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। किस पे डिपेंड करता है? इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन पे। जिस एटम के बीच में जितना बढ़िया इंटरेक्शन होगा, समझ जाइएगा उनके बीच में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसका बहुत ज्यादा होगा। तो इस फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है। तो आइए देखते हैं वेरिएशन ऑफ। अभी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर कोई पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट का ज्यादा क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा उनके बीच में इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ जाता है। अब पूछेगा इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना, तो क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड बढ़ जाता है। मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेगा तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि 3D सीरीज एंड ट्रांजिशन सीरीज का जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों होता है? आप ये रीजन बता सकते हैं कि इनके बीच में इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ जाता है। आइए हम बात करते हैं एटॉमिक वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज से क्वेश्चन पक्का आता है, साइज से क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बात करते हैं, पहले एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। पहले एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक? स्कैंडियम से क्रोमियम तक। फिर बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा? आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो साइज लगभग सेम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रिपल्सिव फोर्स यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी शिल्डिंग इफेक्ट, दोनों लगभग क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो ये शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर जाते हैं किसके किसके बीच में? आयरन, कोबाल्ट और निकल के केस में। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल के केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जिसके वजह सॉरी दोनों बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह साइज लगभग सेम होती है। लेकिन स्कैंडियम से क्रोमियम तो जाते हैं, साइज क्या होता है? लगभग बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, सॉरी घटता रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? बढ़ना शुरू कर जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगला है क्रोमियम, सॉरी कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक का साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं एक समरी समरी के फॉर्म में, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो ध्यान दीजिएगा, पहला एलिमेंट कौन है इसमें? स्कैंडियम है। पहला एलिमेंट कौन है? स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद कौन है? टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये सब आपके एलिमेंट है किसके? 3D सीरीज के। तो याद रखिएगा, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर यहां से यहां तक क्या हो रहा है? इक्वल हो जा रहा है। फिर यहां से यहां तक फिर करना क्या हुआ सर? बढ़ना शुरू हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले क्रोमियम तक क्या करेगा? बढ़ना शुरू होगा, यानी मैग्नीज तक। मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक जो होता है घटता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ज्यादा होता है किसके? शिल्डिंग इफेक्ट से। और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो ईएनसी होता है, वो ईएनसी बराबर हो जाता है किसके? शिल्डिंग इफेक्ट से। शिल्डिंग इफेक्ट से। लेकिन इसमें यहाँ से क्या क्या होता है? इसमें होता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम हो जाता है, लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से साइज क्या होती है? बढ़ जाती है। यही पॉइंट इसमें लिखा गया। सेम वही चीज आयनिक रेडियाई में होता है। लेकिन कुछ इसमें एक टॉपिक है सर, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, वेरिएशन देखने को मिलता है। कैसे मिलता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन में? थोड़ा ध्यान रखना सर। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है? जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर 57 के बाद आते हैं, जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर 57 के बाद आते हैं, उसमें एक कंट्रैक्शन पैदा हो जाता है, जिसका नाम है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है? जैसे जैसे देखो, देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई।
ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, उनका साइज 57 के बाद जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं उनका साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई ट्रांजिशन एलिमेंट एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, उनकी साइज क्यों नहीं घटने लगती है, क्यों घटने लगती है? दिस इज बिकॉज ऑफ द 4f ऑर्बिटल, जिनमें 4f ऑर्बिटल आने लगेगा बिफोर द 3d 5d ऑर्बिटल, मतलब 4f ऑर्बिटल जिसमें आना शुरू हो गया 5d ऑर्बिटल के पहले, तो समझ आना उसमें कौन कंस्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा, लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा। समझ आ गया, यहाँ पे लिखा गया, तो दिस कंस्ट्रक्शन साइज क्वाइट रेगुलर, घटना शुरू हो जाएगा ना, और जैसे घटना शुरू होगा तो क्या होगा, उसमें साइज घटने लगती है। तो देखो ध्यान देना, इसमें क्या बोला गया है कंक्लूजन में कि लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन इज दैट फॉर 5d एंड 4d वाले एलिमेंट, 5d एंड 4d वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने थे, जैसे जर्कोनियम और हॉफनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम। देखो यहाँ पे दिया गया है जर्कोनियम के नीचे कौन आता है, हॉफनियम आता है, तो जर्कोनियम हॉफनियम की साइज लगभग क्या होती है, बराबर रहती है। क्यों बराबर रहती है, ड्यू टू द लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर आती है। देखो साइज बहुत कम डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, हफनियम की साइज बड़ी होनी चाहिए लेकिन छोटा हो गया इससे जर्कोनियम से, क्यों, क्योंकि इसमें क्या नहीं लगता है, 4f ऑर्बिटल आना शुरू हो जाता है, जब 4f ऑर्बिटल आना शुरू हो जाएगा तो इसकी साइज क्या होती है, घट जाती है। तो इतना याद रखिएगा, जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर 57 के बाद आते हैं उनकी साइज घट जाती है, और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल यही पूछा जाता है जर्कोनियम और हफनियम का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा साइज के केस क्या है। अब देखिए ये ग्राफ, देखिए ग्राफ, ये ग्राफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ में बोला क्या है, ये देखो ध्यान देना, ये 3D वाला एलिमेंट है, ये 4D वाले एलिमेंट है, ये क्या है 5D एलिमेंट वाले। तो जैसे जैसे स्कैंडियम से देखो मैग्नीशियम का साइज क्यों घट रही है, लेकिन इन सबका साइज लगभग क्या है, बराबर है, फिर साइज क्यों नहीं लगी, बढ़ने लगी, इसके 3D सीरीज वाले एलिमेंट से। तो स्कैंडियम से स्टार्ट किया गया, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक साइज लगभग क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, साइज बराबर हो गई फिर बढ़ने लगा। लेकिन अच्छा इसके 4D और 5D वाले मेटल में देखा जाए तो देखो लगभग साइज क्या है, लगभग इन दोनों की बराबर है, एक दूसरे के बीच में गैप बहुत कम है। रीजन क्या है, लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन, रीजन क्या है, तो साइज लगभग बराबर आती है इसका 4D एंड 5D का। तो आप लिखना चाहते हैं कि 3D का जो साइज होता है नो, 3D का साइज छोटा होता है, लेकिन 4D का साइज और 5D के साइज लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन की वजह से साइज क्या होने लगती है, लगभग बराबर हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूछा था 3D एंड 5 4D एंड 5D सीरीज का जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी साइज बराबर क्यों होती है, इसलिए बराबर होती है क्योंकि 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 क्या, लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन की वजह से। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यह आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से भी क्वेश्चन बनता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से भी क्या होता है, क्वेश्चन आपका बनता है। तो चलिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, क्लास 11 में पढ़ेंगे आप लोग, मैं सिर्फ ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देयर इज स्लाइट एंड रेगुलर इरेगुलर वेरिएशन, मतलब स्लाइट और इरेगुलर वेरिएशन होता है किसमें, आयोनाइजेशन एनर्जीज में, ट्रांजिशन मेटल्स ड्यू टू द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ साइज, साइज का जो डिफरेंस होता है ना थोड़ा सा इरेगुलर होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी क्या होता है, इरेगुलरिटीज पाई जाती है। तो देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन द किससे, 3D एंड 4D वाले से, 3D एंड 4D वाले ट्रांजिशन मेटल से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। रीजन क्या है इसका, लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन वजह से। यानी 5D सीरीज के जितने भी एलिमेंट होते हैं, 5D सीरीज जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका एनर्जी एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है। रीजन क्या है इसका, लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन, ये आर्डर है। देखो 5D का क्या है, 3D से भी ज्यादा है और 4D से भी ज्यादा है। अगर हम आर्डर की बात करें तो ये देखिए आर्डर आपके सामने है, क्या है यहाँ पे आर्डर आपके सामने लिखा गया है, स्कैंडियम का कम होता है किसका, टाइटेनियम का ज्यादा होता है किससे, वेनेडियम। ये 3D सीरीज का थोड़ा सा आर्डर है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है आपको, ये आर्डर हम लोग पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान देना, स्कैंडियम आता है ना, अच्छा लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा जिंक का होना चाहिए,
देखो आर्डर ऐसे होना चाहिए, सबका आर्डर ऐसे होना चाहिए, से ऐसे 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 ऐसे, ये आर्डर होना चाहिए था आपका। लेकिन आपको चेंज कर देना है, किस पे चेंज करना है, किस पे चेंज करना है, दो पे। देखो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, नौवां और 10वां। 10वां एलिमेंट है, चेंज किस में है, दो पे, दो पे देखो, छह पे और सात पे चेंज कर देना है। कैसे, आर्डर देखो ऐसे था, आपको आर्डर कर देना है ऐसे, ऐसे, फिर कैसे कर देना, ऐसे और ऐसे। देखो चेंज है क्या, दूसरे पे देख रहा है ना, दूसरे वाले जो एलिमेंट पे टाइटेनियम ज्यादा हो गया, फिर वेनेडियम का आ गया सर। देखो ये आर्डर हो गया, फिर छठवें वाले एलिमेंट देखो सातवें पे चेंज है, बाकी देखो सब आर्डर सेम है। तो आपको दूसरे पे, छठवें पे और सातवें पे क्या करना है, चेंज कर देना है आर्डर। दूसरे, छठवें और सातवें पे आर्डर चेंज करोगे तो याद हो जाएगा। आर्डर सबको ऐसे लिख दो, फिर दूसरे नंबर पे आर्डर देखो चेंज कर दिए, दूसरे नंबर पे आर्डर चेंज कर दिए, फिर छठवें नंबर पे आर्डर चेंज कर दिए, छठवें नंबर पे, फिर उसके बाद सातवें नंबर पे चेंज हो गया, बाकी सबका सेम हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आर्डर हो जाएगा। किस पे चेंज करना है आपको, दूसरे वाले एलिमेंट में टाइटेनियम पे, आयरन पे और कोबाल्ट पे। क्लियर हुआ, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का केस हुआ। आइए देखिए फिर और कुछ पॉइंट दिया हो गया इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, डी ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हुआ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे आता है सर। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ध्यान दीजिएगा। इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल। तो कभी कोई पूछा था व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रीजन देखा, पहला पॉइंट यही है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ n-1d as well as ns इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कि n-1d और ns वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, किस पे, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 3 ऑन 4 12 को छोड़ करके, ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ऐसा पूछा गया ऐसा क्यों होता है, तो देखो ये n-1d वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ns इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम होता है। एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये क्या करता है, इजिली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है। समझ में आ गया, तो पूछा जाता है कि ऐसा क्यों शो करता है कि n-1d और ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, तो बता देंगे कि सर इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या होती है, कम होती है, और एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये बॉन्डिंग में आसानी से पार्टिसिपेट कर जाते हैं। क्लियर, तो आइए हम लोग बात करते हैं किसमें, ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा क्यों शो करते हैं, तो ये तो अब समझ में आ गया पहला पॉइंट। तो आइए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे देखो स्कैंडियम, देखो एक ही एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, मतलब ये ग्रुप नंबर कौन सा है, ये ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट है, और ये ग्रुप नंबर कौन सा है, 12 का। तो ये देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे आप, जैसे जैसे जाते जाएंगे, बीच वाले एलिमेंट हो तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखो मैग्नीज की तरफ कहाँ तक जा रहा है, +7 तक, +7 तक। क्लियर हुआ, आयरन कहाँ तक गया, +6 तक। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो बोल्ड वाला दिखाई दे रहा है ना, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो यहाँ पे लिखा गया जितने भी बोल्ड वाले हैं ये सब क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले। क्रोमियम +3 पे और +6 पे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन गया, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपका गया मैग्नीज। कौन गया भैया जी, मैग्नीज गया। कौन गया यहाँ पे, मैग्नीज आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +7 तक जा रहा है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, कौन कौन है एलिमेंट है, कॉपर +1 आ रहा है, स्कैंडियम सिर्फ आपका +3 शो करता है, याद रखना। जिंक आपका +2 शो करता है, याद रखना। समझ आ गया, मैग्नीज +2 पे भी और +7 पे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। आयरन +2 पे, +3 पे, कोबाल्ट +2 +3 पे, निकल +2 पे और +2 पे, क्रोमियम +3 पे और +6 पे ज्यादा स्टेबल होता है। वैनेडियम आपका +5 पे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सब एलिमेंट जो होते हैं, जो बोल्ड वाला दिखाया गया है, वो आपका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सब का।
कई शो तो कई करते हैं, लेकिन ये सब जो बोल्ड वाले हैं वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट करने शो कर रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सर, देखिएगा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन डी ब्लॉक का क्या होता है, +2 होता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन क्या होता है, +2 होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन 3D सीरीज में कौन होता है, +7 जाता है। 3D सीरीज का क्या होता है, +7। किसका होता है, अभी आप देखिए मैग्नीज का। किसका होता है, मैग्नीज का। 3D सीरीज वाले एलिमेंट हैं, ये कौन सा एलिमेंट है आपके, 3D सीरीज वाले एलिमेंट। 3D सीरीज का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, +7 होता है। फिर उसके बाद वाइल अदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो +8 तक जाते हैं। ऑस्मियम का, ऑस्मियम का +8 तक जाता है। अब यही बात यह है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट फाउंड इन द मिड ऑफ द सीरीज। जो सीरीज में जो ज्यादा पार देखो मिड में, जो एलिमेंट बीच में है देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का, जो एलिमेंट बीच में है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, तो यही बात क्या कर रहा हूँ सर। अब आगे बोला कि डी ब्लॉक एलिमेंट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कब शो करेगा, जब ये कार्बोनिल वाले ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, सीओ के साथ ना। ligands capable of pi a subset character in addition to the s bonding ना। तो ध्यान देना, जब ये कार्बोनिल के साथ जुड़ता है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या शो करने लगता है, 0। कब, जब कार्बोनिल के साथ, इसमें ni का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसमें भी क्या है, 0 है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स कब शो करते हैं, जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, फ्लोरीन से। रीजन क्या होता है, द हाई वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। इसका रीजन क्या है इन सबका, ऑक्सीजन का स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो कभी कभी पूछा जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करते हैं, जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़ते हैं तब। पूछेगा क्यों, ऑक्सीजन नहीं फ्लोरीन से क्यों जुड़ा जाता है, क्यों ज्यादा शो करता है, तो आप बताएंगे कि सर इनका जो साइज होता है ना, वेरी स्मॉल साइज होता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, सॉरी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब हम बात करते हैं सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये होता क्या है, ये डिपेंड किस पे करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेदर देन, ध्यान देना किस पे डिपेंड करता है ये फैक्टर। पहला है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यानी एटमाइजेशन पे डिपेंड करेगा, आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है सॉलिड, क्या है मेटल, कोई सॉलिड है, इस मेटल को सॉलिड को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया गया, ये मेटल सॉलिड से क्या हो गया, गैस। तो यहाँ से सॉलिड से गैस बनने में जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई दैट इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या है ये, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब ये गैस इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे गैसियस आयन हो गया, यहाँ से जो डिफाइन होगा वो एंथैल्पी ऑफ क्या डिफाइन होगा, आयोनाइजेशन। और ये जो है एंथैल्पी ऑफ क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है ना। और जब ये आयन से हाइड्रेशन देंगे, जब इसे एक्वस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इन तीनों को ऐड करोगे तो मेरा क्या डिफाइन होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या डिफाइन होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान देना, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। कोई चीज गैस अगर लिक्विड बन रहा है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, रिलीज करेगा, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर जैसे जैसे ये वैल्यू नेगेटिव होता जाएगा, यानी ये वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, जाहिर सी बात है ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी, यानी इनका पोटेंशियल वैल्यू कम होगी। ध्यान रखिएगा, अगर जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आता है, जिस एलिमेंट के लिए ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो समझ आना उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, एंथैल्पी ऑफ जो हाइड्रेशन होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन से ज़्यादा होता है, दोनों के सम से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जिसकी वैल्यू डेल्टा ई की वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, समझ आना उनके लिए क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ आज सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, किससे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से। तो जो वैल्यू नेगेटिव होते हैं, ध्यान देना वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं,
और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है वो जनरली किसकी तरह काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। समझ में आ गया। तो याद रखना है कि आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जिसका ज्यादा किससे ज्यादा हो जाए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से और सब्लिमेशन से, यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से। अगर इन दोनों से ज्यादा हो गया हाइड्रेशन एंथैल्पी तो वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव में। आपको जाहिर सी बात भाई, इसका अगर वैल्यू बढ़ती जाएगी नेगेटिव होता जाएगा, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का, तो जाहिर सी बात है इन दोनों की एनर्जी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू जो डेल्टा आर एच होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी एंथैल्पी ऑफ क्या, इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होने लगेगा, नेगेटिव आने लगा। और जब नेगेटिव आएगा ना तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं कुछ एलिमेंट के बारे में। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ में समझिए। तो अब हम लोग बात करते हैं M2 प्लस से M। M2 प्लस से M का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई मेटल पहले से M2 प्लस में है, आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं M में। मतलब कि वो पहले से ही M2 प्लस है, आयन से आप उसे कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं, M में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर M2 प्लस से M में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ ध्यान देना। अब जब M2 प्लस ये इरेगुलर होता है, क्लियर। तो अब इस ग्राफ में समझिएगा, देखो ध्यान देना, M2 प्लस है मतलब कि जैसे कॉपर हो गया, कॉपर 2 प्लस से आप इसे कॉपर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, कॉपर से 2 प्लस से कॉपर बनाना चाहते हैं। तो क्या वो एलिमेंट कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। जब ये देखा गया प्रैक्टिकली, तो सबकी वैल्यू देखो यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ पे देखो क्या है, जीरो है। तो जीरो से देखो क्या हो रहा है, सबकी वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन कॉपर का क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कॉपर का क्या हो गया, ज्यादा। किसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, कॉपर की वैल्यू किसमें आ गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये कि जो इनका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन था प्लस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन था, ज्यादा है इसका, कॉपर का, किससे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से क्या है, ज्यादा है। कहने का मतलब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, कॉपर के केस में, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। कॉपर के केस में, इन जो कॉपर वाला केस था, ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दोनों की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से। जिसकी वजह से कॉपर की वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव में आ गई। कॉपर की वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव में। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जिसका एलिमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो ध्यान देना वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट कॉपर ऑल दैट एलिमेंट्स नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है, these elements except copper should the ना कैपेसिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट कर देंगे। मतलब टाइटेनियम भी अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो भी हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, किसको छोड़ करके, कॉपर को छोड़ के। देखो सबकी वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन कॉपर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। पूछेगा क्यों पॉजिटिव होता है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन वैल्यू ज्यादा होती है, किससे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से। इसलिए कॉपर की वैल्यू किसमें रहती है, पॉजिटिव में। अब कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कुछ क्या कॉन्सेप्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट पॉइंट ये बोला गया कि जो वैल्यू ऑफ किसका, मैग्नीज का, जिंक का और निकल का, इनकी वैल्यू क्या है, मोर नेगेटिव है। किससे किससे, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। सुना गया, क्यों, क्योंकि इनका डी सबसेल मैग्नीज के केस में D5 हो जाता है, D5 Mn2 प्लस से अगर आपको Mn में कन्वर्ट करना चाहेंगे, देखो Mn का D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे NS2 करना चाहते थे, ये पहले से स्टेबल हो गया, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, तो जिसको जैसे ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है Mn2 प्लस के इसमें। जिंक जो होता है, जिंक अगर आप जिंक 2 प्लस से जिंक में कन्वर्ट करना चाहोगे, कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना। मतलब आप रिटर्न देंगे, रिटर्न लेना नहीं चाहेगा, जिसको रिटर्न देंगे ना, रिटर्न नहीं लेगा तो नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इन दोनों का बहुत ज्यादा होता है, निकल के केस में भी ज्यादा होता है। इसलिए इनकी ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। किसके केस में, मैग्नीज के, जिंक और निकल के केस में। अब ये क्वेश्चन दिया गया, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। क्रोमियम किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, मैग्नीज किसी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, यहाँ पे D4 है। पूछा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझ लो, जो जिसका रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम होगा, मतलब वो ऑक्सीडेशन होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मतलब आपका Cr से
2 प्लस और से Cr से अगर आप Cr3 प्लस कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसे C3 प्लस, देखो इस 2 प्लस में क्या है, इसका D4 कॉन्फ़िगरेशन है और इसका क्या हो जाएगा D3, इसका क्या हो जाएगा D3। तो D4 से अगर आप D3 बनाते हैं, D4 से क्या बनाते हैं D3, तो ध्यान दीजिएगा D में दो सेट होते हैं, एक T2G सेट होता है, एक T2G सेट होता है और एक EG सेट होता है। तो इसका जो T2G सेट होता है इसमें 3 डब्बे होते हैं। T2G सेट में कितने डब्बे होते हैं 3, और EG सेट में कितने बॉक्स होते हैं 2, D के 2 बॉक्स होते हैं। इसका जो T2G सेट होता है, देखो EG में कितना दिया गया है, इसमें इसमें D में कितने 3 रिटर्न है, तो 1 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3, क्लियर। और जब 3 रिटर्न आ गए ना, तो देखो ये डी सब सेल क्या हाफ फिल हो गया। अब ये हाफ फिल होने की वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए क्या करता है तुरंत इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देता है, कौन, क्रोमियम। Cr2 प्लस जो है तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यही पे लिखा गया D4 से जब D3 बनाते हैं, इसका जो T2G हाफ फिल होता है, जो T2G सेट होता है वो क्या हो गया, हाफ फिल हो गया। इसका जो T2G सेट हो गया हाफ फिल हो गया, हाफ फिल होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ मैग्नीज बोला कि इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम क्यों कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम करेगा, मतलब उसका रिडक्शन होगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे Mn2 प्लस 3 प्लस है, और ये Mn3 प्लस क्या करेगा, ये कीटान अगर लेंगे ना तो क्या बना लेगा, Mn2 प्लस बना लेगा। अब जब ये Mn2 प्लस जो होता है ये चालू लेगा, तो देखो ध्यान देना, ये जब D4 से जब D5 जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे Mn3 प्लस है, Mn2 प्लस, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले D4 था, इसका क्या हो गया D5 हो गया। तो D5 से क्या है आपका हाफ फिल है, और हाफ फिल होने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही रीजन बोला गया है कि Cr2 प्लस होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्यों, क्योंकि जब Cr D4 से D3 में जाता है, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 यानी T2G सेट हाफ फिल हो जाता है, इसका T2G सेट क्या होता है हाफ फिल हो जाएगा, हाफ फिल होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आता है सर ना। चलिए भाई, अगले नंबर पे बात करते हैं M3 प्लस है M2 प्लस। अभी हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, M3 प्लस है M2 प्लस, तो M3 प्लस M2 प्लस की बात कर रहे थे, अब हम लोग देखेंगे M3 प्लस है M2 प्लस। जब स्कैंडियम 3 प्लस से 2 प्लस ले जाओगे तो इसकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू कम होती है, क्यों, क्योंकि स्कैंडियम जो 3 होता है ये आर्गन का रूप लेता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा ना, अचीव कर लेगा, तो क्या होगा, स्टेबल हो जाता है ना। फिर वही बोला गया है कि ई नॉट वैल्यू फॉर द रेडॉक्स M3 प्लस इंडिकेट द, जैसे आप देखो ये क्या है Mn3 प्लस और MnCO3, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कौन कौन, ये Mn3 प्लस, देखो ये Mn3 प्लस जब करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Mn3 प्लस का, Mn3 प्लस का D4 होता है, क्या होता है ये D4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D4। अब ये तुरंत क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तुरंत ले लेगा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेम वही चीज इसमें भी होता है। तो ये Mn3 प्लस जब Mn3 प्लस से अगर आप Mn2 प्लस बनाओगे ना, तुरंत बन जाएगा Mn2 प्लस, क्यों, क्योंकि D4 से क्या हो रहा है, ये D5 हो रहा है, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मोर स्टेबल है। सेम चीज उसमें भी होगा, वही सेम चीज उसमें भी वही होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट वाला पॉइंट है सर, कॉपर के सभी हैलाइड नोन है ना, सभी हैलाइड, लेकिन आयोडाइड वाला नहीं नोन है, मतलब कॉपर अगर आप आयोडाइड बनाओगे CuI2 तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये रीजन देखो दिया गया है, ये I जो माइनस होता है वो I2 में ऑक्सीडाइज होता है, देखो यहाँ पे Cu2 प्लस रिएक्शन कर रहा है 4I माइनस से क्या बना लेगा I2 बना लेगा। इसका रीजन क्या है, ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन। यहाँ पे देखो ये टेंडर वो क्या हो डिसप्रोपोर्शनेशन, रीजन क्या है इसका, तो कभी कभी पता है वाई Cu2 प्लस अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये रीजन बनता है स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस ना रेदर देन द Cu प्लस ड्यू टू द क्या Cu2 प्लस होता है ज्यादा स्टेबल होता है Cu प्लस से, क्यों, क्योंकि इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, मोर निगेटिव होती है, किसका Cu2 प्लस से देन किससे Cu प्लस से, मतलब Cu2 प्लस का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा निगेटिव होता है ना, मोर देन द,
कंपनसेट ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज, मतलब ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट नहीं कर कंपनसेट कर देता है, मतलब लगभग बराबर कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। Cu2 प्लस एक्वस सोल्यूशन में मोर स्टेबल होता है ना, इतना याद रखना है इसे। आगे देखिएगा, इसमें अगला पॉइंट दिया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगला पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरीके का होता है, डायमैग्नेटिक होता है और एक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्स हो जाए, जो यहाँ पे लिखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाए, रिपल्स हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस ना। रीजन क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक हो गया, वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। जिनके पास ना, और जिनके पास जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एब्सेंस होगा, वो समझ आना क्या होगा आपका, डायमैग्नेटिक होगा। मतलब जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होंगे, वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा सर। बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट डिटरमाइन। अब मैग्नेटिक मूवमेंट डिटरमाइन किसे किया जाता है ना, ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ बोला कि जिनके पास इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में है, या वो क्या हो जाएंगे सर, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जो जितने भी डी सब सेल में सभी इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में चले जाएंगे, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए भाई, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे कैसे, ये फार्मूले से मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया गया है कि Cr2 प्लस Mg, सॉरी यहाँ पे Mn2 प्लस होगा, ये Mg नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, Mn2 प्लस है, कोबाल्ट 2 प्लस है, आयरन 2 प्लस है। तो पहले ही देखो Cr2 प्लस है, तो Cr2 प्लस का केमिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D में 4, Mn2 प्लस में D में 5 होता है, कोबाल्ट में D में 6 होता है, और Fe में भी क्या होता है, कोबाल्ट में D में 6 होता है, सॉरी डी में 7 होता है, डी में क्या होगा 7, और इसमें डी में कितना होता है 6। देखो डी में कितने अनपेयर हो जाएंगे, फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम, एन प्लस टू बी एम। क्लियर। तो अब ध्यान देना, इसमें कितने अनपेयर होंगे, तो डी में कितने, डी में बॉक्स कितने होते हैं 5, डी में कितने बॉक्स होते हैं 5, 4 है, 1 2 3 4 ना, 4 अनपेयर हो गया। तो एन की जगह पे यहाँ क्या रख दोगे 4, तो यहाँ हो जाएगा म्यू इक्वल टू अंडर रूट 4, सॉरी फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे गया अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम, ये फार्मूला होता है। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस टू बी एम। क्लियर हुआ, 4 2 6, सॉरी 4 अनपेयर है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, म्यू इक्वल टू अंडर रूट 24, अंडर रूट क्या हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा 4.8 समथिंग आएगा, 4.8 समथिंग आएगा इसका आंसर पीएम। क्लियर हुआ। इसमें कितने अनपेयर होंगे, एन की वैल्यू इसके लिए 5 रख देना, यहाँ पे सॉल्व करोगे 5 रख आ जाएगा। इसके देखो एक 7 हो गया ना, इसमें देखो 7 है, तो 7 कितना होगा 5 6 7, 3 अनपेयर हो जाएंगे। कितने अनपेयर हो जाएंगे, एन की वैल्यू इसके लिए क्या रखोगे 3, इसके लिए एन की वैल्यू कितना रखोगे 4, इसके लिए एन की वैल्यू क्या रखोगे 4। समझ आ गया। तो ये ऐसे लिए एन की वैल्यू रखते जाओगे, आंसर मिलता जाएगा आपका। समझ में आ गया। तो आप नेगेटिव एक मैंने करके बता दिया आपको, एन की वैल्यू मैंने लिख दिया, और यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करते जाओगे, एन की वैल्यू पुट करते जाओगे, आंसर मिलता जाएगा आपका। चलिए भाई, अब आगे हम लोग बात करते हैं किसमें, कलर्ड फॉर्मेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर शो करते हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर शो करते हैं। सर पहला दिया गया है क्या, डी ब्लॉक, जितने रीजन क्या है कलर शो करने का, पहला क्या क्या रीजन है, अनपेयर्ड अगर होगा उसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन होगा। कौन सा ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन।
अगर अनपेयर्ड आयन नहीं है तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम होगा। अगर तीसरा नंबर है पोलराइजेशन, अगर जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें क्या होगा, कलर शो करेगा। तो पहला नंबर आते हैं डी ट्रांजिशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखे एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर्ड आयन फ्रॉम T2G सेट से EG सेट में। जैसे मान लो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम 3+ लिया गया, और इस टाइटेनियम 3+ में डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए ध्यान देना ये T2G सेट है, ये आपका EG सेट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिया गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही कलर को ऑब्जर्व करेगा, तीसरी ट्रांजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, डी ट्रांजिशन होता है, ये कलर शो करता है। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, समझ आना, वो क्या करेगा, उसमें डी ट्रांजिशन होगा। क्लियर हुआ। अगर कोई पूछेगा कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो कलर, तो समझ आइएगा जो भी एलिमेंट दिया हो पहले उसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर शो करेगा। कौन सा रीजन होगा इसका, डी ट्रांजिशन बता देंगे। सुना गया, ये पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर से क्यों शो करता है, तो आप रीजन बताएंगे इसका डी ट्रांजिशन। अब आप थोड़ा बात करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम दो तरीके का होता है, एक होता है चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल, एक होता है मेटल टू लिगेंड। अगर नेगेटिव चार्ज नेबरिंग एटम जो होता है, चार्ज ट्रांसफर किस मेटल की तरफ होता है, जैसे K2Cr2O7, इनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है। K2CrO4, इसमें क्या होता है, K1O4, इसमें कलर जो शो करता है, इसमें क्यों होता है बताएंगे ना, इसमें होता है लिगेंड टू मेटल, LMCT, LMCT याद रखना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। किसमें किसमें, ये अगर लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर, तो ये रीजन ध्यान देना, अगर कैटायन से चार्ज ऑफ नेबरिंग एटम, इसका हाई चार्ज होगा और लो वाले चार्ज की तरफ जाएगा, तो क्या होता है Cu2O। मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड होगा तो एग्जांपल देखना Cu2O है, और लिगेंड टू अगर मेटल होगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों में पूछा जाता है, इन तीनों का। तो KMnO4 K2Cr2O7 का कलर अगर पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो बताएंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। ये क्या है, पोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन जितना बढ़ता है पोलरिटी, समझना, उसका कलर उतना अच्छा दिखाई देता है। जैसे AgI, आई में पोलराइजेशन देखो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं दे दिया AgCl और AgI, तो I माइनस का जो होता है ना, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो कलर होगा वो थोड़ा डार्क होगा, इसका जो कलर होगा ना वो डार्क होगा, किससे, AgCl से। तो पोलराइजेशन की वजह से भी कलर शो करता है। तो आप कलर दो तीन रीजन बता सकते हो, पहला डी ट्रांजिशन, दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और तीसरा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना डार्कनेस बढ़ता जाता है। अगला नंबर है सर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत सिंपल होता है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, रीजन देखो दिया गया है। पहला रीजन दिया, इनका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है ना, जितने में आयंस होते हैं उनकी साइज स्मॉलर होती है, उनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है, और इनके पास डी ऑर्बिटल खाली पाए जाते हैं। तो डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। एग्जाम्पल देखो आपके सामने रखा गया है, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को अधिक जानकारी के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है। तो ये रीजन होता है कॉम्प्लेक्स बनाने का। कभी कभी होता है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, तो रीजन आपको ये तीन रीजन दे देना है, स्मॉल साइज की वजह से, हाई आयनिक चार्ज की वजह से, और इसके पास सिंपटी डी ऑर्बिटल होता है। तो इसका ये टॉपिक बहुत छोटा है, सिंपल है, याद हो जाएगा सर। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, अब हम लोग बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। किसी तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। रीजन क्या है इसका, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन का स्टेट होना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन एक अलग अलग हो जाना है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैटलिस्ट की तरह शो करता है। एग्जाम्पल कुछ आपके सामने दिए हैं, ये देखो जिगलरनाटा कैटलिस्ट होता है, इसमें टाइटेनियम दिख रहा है, टाइटेनियम, टाइटेनियम ये पॉलीमराइजेशन में आप इथाइलिन पीस जाता है, तो ये जो होता है कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कंटेक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज किया जाता है, जिससे H2SO4 बनता है। आयरन हाइबर प्रोसेस में यूज किया जाता है, इसमें अमोनिया बनता है। PdCl2 कैडमियम वीकर प्रोसेस में किया जाता है, जिसमें मैथेनॉल बनता है, सॉरी एथेनॉल बनता है। प्लेटिनम और रोहिडियम जो होता है वो आपके डी ब्लॉक के सभी कंपाउंड्स हैं, जो स्टॉल्ड प्रोसेस में यूज किया जाता है सर। HNO3 बनता है इस मेथड से, इस मेथड से क्या बनता है, HNO3 बनता है। क्लियर। तो ये कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज होता है। कभी भी पूछा था वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैटलिटिक प्रॉपर्टीज, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का होना। कुछ एग्जांपल आपके सामने रख दिया गया है।
अब हम लोग बात करते हैं सर फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड देख रहे हैं, ये आपके डी ब्लॉक की क्रिस्टल है। इसमें छोटे-छोटे एलिमेंट ट्रैप कर गए। देखो यहाँ पे ट्रैप हो गया, यहाँ पे ट्रैप हो गया, यहाँ पे ट्रैप हो गया। इसमें छोटे-छोटे एलिमेंट घुस जाएँगे, उसके जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, उसी में घुस जाएँगे। अब जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस में घुस जाते हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में घुस जाएँगे। देखो यहाँ पे बोला गया है स्मॉल नॉन मेटालिक एटम्स सच एज़ हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आर एबल टू ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। कहाँ मिल जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर मेटल से हाई हो जाता है। क्लियर? ये हार्ड हो जाते हैं ना। और तीसरे के नंबर क्या बोला गया है? दे हैव रिटेन मेटेलिक, इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। अगर इसमें हम मिक्स कर देंगे, कोई स्मॉल में एलिमेंट आ गया जैसे कार्बोरान ना, हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, अगर इसमें आ गए तो इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। ये केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्ट नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है, जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं ना। अच्छा, ये नाइदर स्टोक्योमेट्रिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं। अगला नंबर है सर एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है? देखो भाई, ये कोई मेटल है, उसमें कुछ नए मेटल आके मिक्स हो गया। ये मेटल्स हैं डी ब्लॉक के, इसमें कुछ नए मेटल्स अगर मिक्स कर देंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। जैसे अब पूछेगा एलॉय क्यों बन जाता है? ये रीजन है इसका, ऑलमोस्ट इनकी जो मेटेलिक रेडियस होती है लगभग सेम हो जाती है। इसमें इनका जो मेटेलिक रेडियस का डिफरेंस होना चाहिए वो लेस देन 50% होना चाहिए। 50% से कम होगा तो समझ आना वो एलॉय बना लेगा। एग्जाम्पल में देखो क्या होगा, ब्रास है, ब्रोंज है। क्लियर हुआ? और ये पॉपुलरली मेकिंग डेवलप यूजफुल प्रॉपर्टीज विच absent ऑफ constituent एलिमेंट्स। तो इस ये समझ में आ गया। पूछा जाता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय, तो रीजन इसका यही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये मैक्सिमम ये क्या बता दिया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बता दी। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या? कुछ कंपाउंड्स K2Cr2O7 और KMnO4। फिर उसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे, डी ब्लॉक